हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3, जिसका पेपर कोड है 348 KI। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 4 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1 और 2 को कराया हुआ है, जिसका पेपर कोड है 348 KG और KH। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। और मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री और हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 के खा पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए हमने कल की वीडियो यानी कि पार्ट 3 में प्रश्न नंबर 6 के का पार्ट तक कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 6 के खा पार्ट से। जो क्वेश्चन दिया गया है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 3 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 6 का ग पार्ट। पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन का भी आंसर लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 का ग पार्ट। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें टिप्पणी लिखनी है DNA पैलिड्रोम पर और वहन क्षमता पर। तो देखिए ये क्वेश्चन में डायरेक्टली 3-3 मार्क्स का पूछा गया है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लघुत्तरीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार भी आने के इनके पूरे चांस है। और देखिए अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7। ये है अब प्रश्न नंबर 7, 8 और 9, ये आ गए हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के। यानी कि प्रश्न नंबर 7 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 8 5 मार्क्स का पूछा जाएगा और प्रश्न नंबर 9 भी 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हो गए 15 मार्क्स। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, इसमें हमसे अथवा करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि हमें इसमें चॉइस दी जाएगी, या तो हमें ऊपर वाला करना होगा या हमें नीचे वाला करना होगा। आप अथवा का मतलब ये मत समझ लेना कि आपको दोनों ही करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन मादा प्राइमेटो के आतर्व चक्र के पुटकीय एवं स्त्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए, ये करने वाले हैं। और देखिए अथवा में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है पुष्पी पादपों में परागण के प्रकार और सेकंड है स्तन ग्रंथि। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 6 के ख से प्रश्न नंबर 7 के अथवा तक करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 का ख पार्ट है, क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी टाइम है। बस आपको क्या करना होगा, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि अगर आपने बस उनको ही अच्छे से तैयार कर लेना तो आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स होता है ना तो हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। और देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं, जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो उन 7 पेपर सेट में से देखिए ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे घुमा फिरा का यही पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बायोलॉजी का सिलेबस फिक्स है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं ये बात आपको हर वीडियो में इसलिए बताती हूँ जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और आप ये गलती ना कर बैठे कि आप अनसोल्ड पेपर देखें ही ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट का अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराना तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आप इस बार कितने मार्क्स लाना चाहते हैं बायोलॉजी के पेपर में, ये भी आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का ख, क्लोनिंग संवाहक क्या है, क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बात करें क्लोनिंग संवाहक की, तो ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे क्लोनिंग संवाहक। अब हम लिखते हैं एक छोटा DNA अणु है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी DNA खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। क्या होता है क्लोनिंग संवाहक? एक छोटा DNA होता है। क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? एक छोटा DNA होता है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी DNA खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जैसे DNA अणु हो सकते हैं, जिनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहित जीन की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लोनिंग संवाहक क्या होता है? ये एक छोटा डीएनए अणु होता है जो किसी परपोषी कोशिका में विदेशी डीएनए खंड को ले जाने और उसकी कई प्रतियां बनाने के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। और ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज जैसे डीएनए अणु हो सकते हैं जिनका उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में वाहित जीन की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब देखिए, हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालते हैं, एक आदर्श क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा गया क्लोनिंग संवाहक क्या है और क्लोनिंग संवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम यहाँ पर ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे यह विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है। क्या है? यह विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृति शुरू होती है। यह विशेषता संवाहक को परपोषी कोशिका के भीतर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतियां बनाने में मदद करती है। तो देखिए प्रतिकृति उत्पत्ति स्थल में क्या होता है? यह विशिष्ट डीएनए अनुक्रम है जहां से प्रतिकृति शुरू होती है। यह विशेषता संवाहक को परपोषी कोशिका के भीतर स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतियां बनाने में मदद करती है। अगला हम इसमें लिखते हैं चयनित मार्कर जीन। तो इसमें हम लिखते हैं यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं। क्या होते हैं? चयनित मार्कर जीन में क्या होता है? यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं। ये परिवर्तित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं जो ये परिवर्तित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, ये परिवर्तित कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में से ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है। अब देखिए इसके आगे हम लिखते हैं, इसमें हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे क्लोनिंग स्थल। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं संवाहक में अद्वितीय प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए जहां विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम विदेशी डीएनए को बिना किसी आवश्यक कार्य को बाधित के लिए जोड़ सके। तो क्लोनिंग स्थल में क्या होता है? संवाहक में अद्वितीय प्रतिबंधन स्थल होने चाहिए जहां विशिष्ट प्रतिबंधन एंजाइम विदेशी डीएनए को बिना किसी आवश्यक कार्य को बाधित के लिए जोड़ सके। अब देखिए आगे हम लिखते हैं छोटा आकार और उच्च स्थिरता। क्या? छोटा आकार और उच्च स्थिरता। तो इसमें हम लिखते हैं एक छोटा आकार संवाहक को कोशिका के भीतर आसानी से प्रवेश करने और स्थिर रहने में मदद करता है। क्या होता है इसमें? एक छोटा आकार संवाहक को कोशिका के भीतर आसानी से प्रवेश करने और स्थिर रहने में मदद करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 का ग पार्ट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था पारजीनी जंतु क्या है? पारजीनी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो हमें इसमें बताना है पारजीनी जंतु क्या है और पारजीनी जंतुओं से होने वाले लाभ का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए पारजीनी जंतु क्या है क्योंकि आपसे अति लघुत्तर प्रश्न में भी पूछ सकता है। तो देखिए पारजीनी जंतु हम यहाँ पर लिखते हैं पारजीनी जंतु वे जीव हैं जिनके आनुवंशिक संगठन में एक या अधिक भारी जीन जानबूझकर डाले गए हैं। तो पारजीनी जंतु क्या होते हैं? पारजीनी जंतु वे जीव हैं जिनके आनुवंशिक संगठन में एक या अधिक भारी जीन जानबूझकर डाले गए हैं। यह भारी जीन, जिसे ट्रांसजीन कहा जाता है, आमतौर पर किसी अन्य प्रजाति से लिया जाता है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से जंतु के डीएनए में स्थायी रूप से एकीकृत किया जाता है। क्या होता है पारजीनी जंतु? पारजीनी जंतु वे जीव होते हैं जिनके आनुवंशिक संगठन में एक या अधिक भारी जीन जानबूझकर डाले गए हैं और यह भारी जीन जिसे ट्रांसजीन कहा जाता है आमतौर पर किसी अन्य प्रजातियों से लिया जाता है और आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से जंतु के डीएनए में स्थायी रूप से एकीकृत किया जाता है। आगे हम लिखते हैं इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जंतु को एक नया विशिष्ट लक्षण या विशेषता प्रदान करना होता है। क्या होता है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य जंतु को एक नया विशिष्ट लक्षण या विशेषता प्रदान करना होता है जो स्वाभाविक रूप से उसमें मौजूद नहीं होती है। क्या होती है? जो स्वाभाविक रूप से उसमें मौजूद ही नहीं होती है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे होंगे। अब देखिए बात करते हैं इसके लाभ की। तो लाभ में हम लिखते हैं पारजीनी जंतुओं का उपयोग विज्ञान, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। क्या होता है? पारजीनी जंतुओं का उपयोग विज्ञान, चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। अब इसके आगे हम लिखते हैं जैविक उत्पाद। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। तो देखिए फ्रेंड्स ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे जैविक उत्पाद। इसमें हम लिखते हैं वे विशिष्ट जैविक उत्पादों के उत्पादन में सहायता करते हैं। क्या होते हैं? वे विशिष्ट जैविक उत्पादों के उत्पादन में सहायता करते हैं जो अन्यथा दुर्लभ या महंगे होंगे। क्या होते हैं जैविक उत्पाद में? वे विशिष्ट जैविक उत्पादों के उत्पादन में सहायता करते हैं जो अन्यथा दुर्लभ या महंगे होंगे। अब आगे हम लिखते हैं टीका सुरक्षा परीक्षण। तो देखिए
इनका उपयोग मानव उपयोग के लिए टीकों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जिससे प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और प्रभावी हो जाती है। तो टीका सुरक्षा परीक्षण में क्या होता है? इनका उपयोग मानव उपयोग के लिए टीकों की सुरक्षा का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, जिससे प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और प्रभावी हो जाती है। आगे हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे दवा और वैक्सीन उत्पादन। इसमें हम लिखते हैं पारजीवी जंतुओं का उपयोग बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कुछ मानव प्रोटीन, टीके और दवाएं जो उनके दूध में या अन्य ऊतकों में उत्पादित की जाती है। तो दवा और वैक्सीन उत्पादन में कैसे होता है? पारजीवी जंतुओं का उपयोग बायोफार्मास्यूटिकल्स बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कुछ मानव प्रोटीन, टीके और दवाएं जो उनके दूध में या अन्य ऊतकों में उत्पादित की जाती है। और फ्रेंड्स देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था प्रश्न नंबर 6 का गृहपाठ। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें इस पर टिप्पणी लिखनी थी डीएनए पॉलीड्रोम पर और वहन क्षमता पर। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 3 मार्क्स का पूछा गया है, तो हम इसमें ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे डीएनए पॉलीड्रोम। तो इसमें हम लिखते हैं डीएनए पॉलीड्रोम डीएनए का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक स्ट्रैंड पर 5' से 3' दिशा में पढ़ने पर पूरक स्ट्रैंड पर 5' से 3' दिशा में पढ़ने पर ठीक वैसा ही होता है। यह एक शब्द या वाक्य की तरह होता है जिसे आगे या पीछे से पढ़ने पर समान अर्थ निकलता है। देखिए कैसे, डीएनए क्या होता है? डीएनए पॉलीड्रोम डीएनए का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम एक स्ट्रैंड पर 5' से 3' दिशा में पढ़ने पर पूरक स्ट्रैंड पर 5' से 3' दिशा में पढ़ने पर ठीक वैसा ही होता है। देखिए, यह एक शब्द या वाक्य की तरह होता है जिसे आगे या पीछे पढ़ने पर क्या हो, अर्थ समान ही होता है। तो यह है डीएनए पॉलीड्रोम। अब देखते हैं आगे। देखिए, हमें डीएनए पॉलीड्रोम पर टिप्पणी लिखनी थी ना, अभी तो हमने डीएनए पॉलीड्रोम के बारे में लिखा है। अब हम लिखते हैं कैसे काम करते हैं ये। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम इसमें लिखते हैं डीएनए डबल हेलिक्स संरचना में एक स्ट्रैंड का अनुक्रम दूसरे स्ट्रैंड के लिए पूरक होता है। क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स संरचना में एक स्ट्रैंड का अनुक्रम दूसरे स्ट्रैंड के लिए पूरक होता है और ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। इसमें क्या होता है? इसमें ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। एक पॉलीडोमिक अनुक्रम में अनुक्रम की समरूपता केंद्र बिंदु से उलट जाती है। क्या होता है इसमें? डीएनए डबल हेलिक्स संरचना में एक स्ट्रैंड का अनुक्रम दूसरे स्ट्रैंड के लिए पूरक होता है और ए हमेशा टी से और जी हमेशा सी से जुड़ता है। एक पॉलीड्रोमिक अनुक्रम में अनुक्रम की समरूपता केंद्र बिंदु से उलट जाती है। अब हम इसमें लिखेंगे उदाहरण। तो उदाहरण है इसका 5' से GAATTC 3'। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, जब आप इस अनुक्रम को 5' से 3' दिशा में एक स्ट्रैंड पर पढ़ते हैं तो GAATTC है। तो यह क्या होता है? ये GAATTC होता है। क्या होता है? जब आप इस अनुक्रम को 5' से 3' दिशा में एक स्ट्रैंड पर पढ़ते हैं तो यह GAATTC होता है। अब लिखते हैं हम यहाँ पर इसका पूरक स्ट्रैंड। इसका पूरक स्ट्रैंड अगर हम 3' से 5' की दिशा में जाएं, हम क्या जाएं? हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाएं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर जा रहे थे इस अनुक्रम में, लेकिन हम क्या करेंगे? इसका पूरक यानी कि अपोजिट में जाए, 3 to 5' जाए से दिशा में। तो क्या हो जाएगा? 3' अभी उलट जाएगा CTTAAGS G और यह है 5' होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा उदाहरण ये था। तो हमने यहाँ पर लिखा है, जब आप इस अनुक्रम में 5' से 3' दिशा में एक स्ट्रैंड पर पढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये GAATTC होता है। लेकिन इसका पूरक स्ट्रैंड में क्या होता है? 3' से 5' दिशा में होगा, तो ये जाएगा 3' CTTAAG 5'। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, जब इस पूरक स्ट्रैंड को उल्टी दिशा 5' से 3' में पढ़ते हैं तो यह फिर से GAATTC होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर हम इसको इस अनुक्रम में पढ़ेंगे तो ये यही रहेगा। अगर हम इसको 3 to 5' की दिशा में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा CTTAAG हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको फिर से पूरक यानी कि उल्टी दिशा में पढ़ेंगे, यानी कि 5 to 3' की दिशा में पढ़ेंगे तो ये फिर से GAATTC हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसी में हमसे पूछा गया था वहन क्षमता।
कि वहन क्षमता पर टिप्पणी लिखिए और डीएनए पॉलीमरों पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए वहन क्षमता हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वहन क्षमता को जलवायु के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्या होता है? वहन क्षमता को जलवायु के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जनसंख्या की प्रकृति में जनसंख्या संतुलन के बराबर होती है। जब जनसंख्या में मृत्यु की संख्या जन्मों की संख्या तक बढ़ जाती है तब जनसंख्या कारकों पर वहन क्षमता पारिस्थितिकी प्रभाव को एक रणनीतिक क्षमता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। क्या होता है वहन क्षमता में? वहन क्षमता को जलवायु के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहन क्षमता को जलवायु के अधिकतम भार के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जनसंख्या की प्रकृति में जनसंख्या संतुलन के बराबर होती है। जब जनसंख्या में मृत्यु की संख्या जन्मों की संख्या तक बढ़ जाती है तब जनसंख्या कारकों पर वहन क्षमता पारिस्थितिकी प्रभाव को एक रणनीतिक क्षमता के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था वहन क्षमता। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 7। तो ये क्वेश्चन से डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया, यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया मादा प्राइमेटों के आतर्व चक्र के पुटकीय एवं स्त्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया मादा प्राइमेटों में आतर्व चक्र के पुटकीय और स्त्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का हमें यहाँ पर वर्णन करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं मादा प्राइमेट्स में आतर्व चक्र मासिक धर्म चक्र के पुटकीय यानी कि कूपिक और स्त्रावी चरणों के दौरान हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? हमने यहाँ पर लिखा है कि मादा प्राइमेट्स में आतर्व चक्र यानी कि मासिक धर्म चक्र के पुटकीय और स्त्रावी चरणों के दौरान हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम इसमें आगे लिखते हैं यह चक्र विभिन्न अंतःस्रावी संकेतों द्वारा सावधानी पूर्वक विनियमित होता है। क्या होता है ये चक्र? यह चक्र विभिन्न अंतःस्रावी संकेतों द्वारा सावधानी पूर्वक विनियमित होता है जो प्रजनन के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। क्या होता है? ये प्रजनन के लिए गर्भाशय को तैयार करता है। अब हम इसमें बताएंगे पुटकीय अप्रावस्था, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। तो इसमें क्या होता है? देखिए अब इसमें क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं पुटकीय प्रावस्था कूप उत्तेजक हार्मोन यानी कि FSH के साथ शुरू होती है। क्या होती है पुटकीय प्रावस्था? कूप उत्तेजक हार्मोन यानी कि FSH के साथ शुरू होती है जो अंडाशय में डिंब ग्रंथि का पुटकों यानी कि फॉलिकल्स की वृद्धि को उत्तेजित करता है। जैसे जैसे ये पुटक बढ़ते हैं वे मुख्य रूप से एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं और एस्ट्रोजन का बढ़ता स्तर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, तो आपको पता होनी चाहिए LH की फुल फॉर्म क्या? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्राव को भी प्रेरित करता है जिससे ओव्यूलेशन शुरू होता है। तो पुटकीय प्रावस्था यानी कि फॉलिकुलर फेज में क्या होता है? इसमें हम लिखते हैं पुटकीय प्रावस्था कूप उत्तेजक हार्मोन यानी कि FSH के साथ शुरू होती है जो अंडाशय में डिंब ग्रंथि पुटकों यानी कि फॉलिकल्स की वृद्धि को उत्तेजित करता है। जैसे जैसे ये पुटक बढ़ते हैं वे मुख्य रूप से एस्ट्रोजन का स्राव करते हैं और एस्ट्रोजन का बढ़ता स्तर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH के स्राव को भी प्रेरित करता है जिससे ओव्यूलेशन शुरू होता है। आगे देखिए, आगे हम लिखते हैं स्रावी प्रावस्था। तो यहाँ इसको बोलेंगे हम ल्यूटल फेज। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे ल्यूटल फेज। तो देखिए इसमें हम लिखेंगे ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय में फटा हुआ पुटक पिंड यानी कि ऑर्फस ल्यूटियम में बदल जाता है। हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? हम यहाँ पर लिखते हैं ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय में फटा हुआ पुटक पिंड कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और पित्त पिंड मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन और कुछ हद तक एस्ट्रोजन का स्राव करता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन के बाद अंडाशय में फटा हुआ पुटक पित्त पिंड यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है और पित्त पिंड मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन और कुछ हद तक एस्ट्रोजन का स्राव करता है और प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय की परत को निषेचित अंडे के आरोपण के लिए तैयार करता है। क्या होता है? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो गर्भाशय की परत को निषेचित अंडे के आरोपण के लिए तैयार करता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम इसमें आगे लिखते हैं। और गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। यदि निषेचन नहीं होता है तो पित्त पिंड विघटित हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है और मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था? इसमें गर्भावस्था को बनाए रखने में ये मदद करता है और यदि निषेचन नहीं होता है तो पित्त पिंड विघटित हो जाता है यानी कि टूट जाता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर क्या हो जाता है? गिर जाता है। ये डाउन हो जाएंगे ये हार्मोन और मासिक धर्म क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स
ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मार्क्स में पूछा गया है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे बार बार रिपीट होते हैं। अब देखिए इसी में हमसे अथवा करके पूछा गया है प्रश्न नंबर 7 ही, क्योंकि देखिए प्रश्न नंबर 7 ये दीर्घोत्तर प्रश्न है और हमसे अथवा करके भी पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, यानी कि हमें इसमें अथवा करके पूछा जाता है, या तो हम इससे पहले का आंसर लिख सकते थे या इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इनमें से अगर आप कोई सा भी करके आओगे तो आपको पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। यानी कि आगे क्वेश्चन कैसा भी आए, मैं आपको पैटर्न बता रही हूँ कि जैसे प्रश्न नंबर 7 में आपको अथवा करके ज़रूर देगा, तो आपको उसमें कोई सा भी क्वेश्चन करना होगा जो आपको अच्छे से तैयार होगा, क्योंकि तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए इसमें हमसे बोला गया निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो हमें इस पर टिप्पणी लिखनी है। किस पर? पुष्पीय पादपों में परागण के प्रकार पर और स्तन ग्रंथि पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट डालेंगे पुष्पीय पादपों में परागण के प्रकार। तो हम सभी जानते हैं पुष्पीय पादपों में परागण के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। तो पुष्पीय पादपों में परागण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। तो हम देखिए इसमें लिखते हैं स्वपरागण। तो इसमें हम लिखते हैं स्वपरागण क्या होता है। और देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेगा या 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लेगा स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है ये। तो देखिए स्वपरागण, जब एक फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। यानी कि स्वपराग, स्व यानी कि स्वयं, यानी कि आप ये समझ लीजिए जो क्रिया होगी वो अपने ही पौधे पर होगी, वो और किसी पौधे पर नहीं होगी। तो स्वयं मतलब जो क्रिया अपने ही पौधे पर हो। तो इसमें यही लिखा है कि जब एक फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य किसी फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे तो इसे स्वपरागण कहते हैं। अब देखिए हम इसमें लिखते हैं फायदे। तो इसका फायदा क्या है? यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक गुण स्थिर रहते हैं। क्या सुनिश्चित करता है? यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक गुण स्थिर रहते हैं और किसी बाहरी कारक जैसे कीट या हवा की आवश्यकता नहीं होती है। तो फायदे क्या है इसके फायदे ये है कि यह सुनिश्चित करता है कि आनुवंशिक गुण स्थिर रहते हैं और किसी बाहरी कारक जैसे कीट या हवा की आवश्यकता नहीं होती है। आगे हम इसमें उदाहरण लिखते हैं। इसका उदाहरण है मटर और टमाटर जैसे पौधे आमतौर पर स्वपरागण करते हैं। क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। स्वपरागण का उदाहरण क्या क्या है? तो मटर और टमाटर जैसे पौधे आमतौर पर स्वपरागण करते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब देखिए आगे देखते हैं हम परपरागण क्या होता है। तो आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम देखिए अगली हेडिंग डालेंगे परपरागण। अब देखते हैं परपरागण क्या होता है। इससे पहले हमने स्वपरागण के बारे में जाना है। तो परपरागण होता है जब एक फूल के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। क्या कहेंगे? इसको हम परपरागण बोलेंगे। जब एक फूल के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे हम परपरागण कहते हैं। यानी कि स्वपरागण में क्या होता है? स्वपरागण में हो रहा था कि जो किसी पौधे पर, यानी कि कोई एक पौधा है तो उसी पर क्रिया हो रही थी, यानी कि उसी पौधे के फूल पर क्रिया हो रही थी। ठीक है, यानी कि उस फूल से दूसरे फूल पर ये स्थानांतरित हो रहा था। लेकिन इसमें परपरागण में क्या होता है? परपरागण में होता है एक पौधे से दूसरे पौधे में। परपरागण में क्या होगा? एक पौधे से दूसरे पौधे में। तो यही इसमें लिखा है, जब एक फूल के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसको बोलते हैं परपरागण। अब बात करते हैं इसके फायदे की। तो फायदे क्या है इसके? यह आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। क्या करता है? यह आनुवंशिक विविधता पैदा करता है जिससे नई प्रजातियों के विकास और रोगों के प्रति प्रतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। तो फायदा क्या है इसके? फायदा ये इसका यह आनुवंशिक विविधता पैदा करता है जिससे नई प्रजातियों के विकास और रोगों के प्रति प्रतिरोध की संभावना बढ़ जाती है। आगे हम लिखते हैं इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण है मक्का, सेब और कई अन्य फल और सब्जियों पर परागण पर निर्भर करती हैं। क्या होती है? मक्का, सेब और कई अन्य फल और सब्जियां पर परागण पर निर्भर करती हैं। और स्वपरागण क्या 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 उदाहरण थे? मटर और टमाटर जैसे पौधे आमतौर पर क्या करते हैं? वो करते हैं स्वपरागण। लेकिन परपरागण कौन करते हैं? मक्का, सेब और कई अन्य फल और कई सब्जियां परपरागण पर निर्भर होती हैं। अब देखते हैं परपरागण के कारक, यानी कि परपरागण की क्रिया होने के लिए कारक की भी आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परपरागण के लिए अक्सर बाहरी कारकों की आवश्यकता होती है और जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। क्या होता है फ्रेंड्स? पहला होता है इसमें जैविक कारक और दूसरा होता है अजैविक कारक। तो जैविक कारक में हम लिखते हैं मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, पक्षी और चमगादड़ जैसे जानवर।
जैविक कारक में क्या क्या है? मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, पक्षी और चमगादड़ जैसे जानवर। और अजैविक कारक में क्या होता है? हवा और पानी, क्योंकि जैविक का मतलब होता है जो जीवित होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और अजैविक का मतलब होता है जो जीवित नहीं होते हैं। तो जैविक कारक कौन कौन से? मधुमक्खियाँ, तितली, पक्षी और चमगादड़ जैसे जानवर, और इसमें मनुष्य भी आ सकता है। और अजैविक कारक में हवा और पानी। अब देखिए अगला हमसे इसमें पूछा गया था स्तन ग्रंथि पर टिप्पणी लिखिए। तो हम इसमें टिप्पणी लिखते हैं। हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे स्तन ग्रंथि। हम यहाँ पर लिखेंगे एक विशिष्ट ग्रंथि है। स्तन ग्रंथि एक विशिष्ट ग्रंथि है जो स्तनधारियों में दूध यानी कि स्तनपान का उत्पादन करती है। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों में होती है, लेकिन महिलाओं में पूरी तरह विकसित होती है और बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने का काम करती है। यह वास्तव में रूपांतरित पसीनों की ग्रंथियां है जो संयोजी ऊतक। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसको। जो संयोजी ऊतक वसा और दूध बनाने वाली नलिकाओं में एल्वियोली से बनी होती है। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो इसका कार्य होता है दूध का उत्पादन करना, जो नवजात शिशु के पोषण के लिए आवश्यक है। कार्य क्या होता है? कार्य होता है इसका दूध का उत्पादन करना, जो नवजात शिशु के पोषण के लिए आवश्यक है। और बात करें इसकी संरचना की, तो संरचना की बात करते हैं। तो यह संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? यह संयोजी ऊतक है वसा दूध बनाने वाली नलिकाओं और एल्वियोली से बनी होती है। क्या होती है? यह संयोजी ऊतक होती है और वसा दूध बनाने वाली नलिकाओं और एल्वियोली से बनी होती है। बात करें स्थान की, तो ये वक्ष यानी कि छाती के अग्र भाग में पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी के ऊपर स्थित होता है। और नियंत्रण में हम लिखते हैं हार्मोनल परिवर्तनों जैसे प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूध उत्पादन और निष्कासन को प्रेरित करती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स आप कमेंट में डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म ज़रूर बताना, इससे मैं पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी हो गई है, क्योंकि ये डायरेक्टली एक एक मार्क्स में पूछ ली जाती है। डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। और फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा। और आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मैं पता चलेगा हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है और किन किन लोगों को हेल्प मिल पा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।